हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आर कैजुरेना ट्री बाय तोरू दत्त। तो जो तोरू दत्त है उनका रियल नेम तरुलता दत्त था, जो कि 1856 में बॉर्न हुई इन द फैमिली ऑफ गोविंद्र चंद्र दत्त इन कैलकाटा। साथ ही उन्हें एक प्रिविलेज था, किस चीज़ का, एक वेल्थी पेरेंटेज का, यानी कि जो उनके माता पिता थे वह गरीब नहीं थे, अमीर थे, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने की यूरोप में। साथ ही इनके 3 भाई बहन थे, इनको खुद को मिला करके, तो ये उन दोनों में सबसे छोटी थी। ये तीसरी बेटी थी गोविंद चंद्र दत्त की। साथ ही इनके भाई बहनों ने और इनके फादर ने 1862 में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, लेकिन जो इनकी मदर थी उन्होंने फॉलो किया हिंदुइज्म को, जिसकी वजह से जो तोरू दत्त थी उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिली हिंदू लेजेंड्स के बारे में, पुराण के बारे में, कथाओं के बारे में। साथ ही ये चाहे वेस्टर्न लाइफ में रहती थी, लेकिन ये दिल से जुड़ी हुई थी ये अपने इंडिया से, जो कि इनकी राइटिंग्स में देखा जा सकता है। और इनका एक बंगाली बैकग्राउंड रहा है, इसी वजह से यह जुड़ी हुई थी इंग्लिश, फ्रेंच, और बाद में इन्होंने संस्कृत भी सीखी। यह एक बॉर्न पोइट मानी जाती हैं, यानी कि जब से पैदा हुई थी तब से ही इन्होंने पोइट्री का काम शुरू कर दिया था। साथ ही एक अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी, एट द एज ऑफ 21, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की वजह से मर गई थी। जो तोरू दत्त थी 13 साल की उम्र में 1869 में अपनी फैमिली के साथ इंडिया छोड़कर चली गई थी। 4 साल इंडिया से जाने के बाद इन्होंने यूरोप में काटे, फिर उसके बाद 1 साल फ्रांस में रहीं, फिर 3 साल इंग्लैंड में रहीं, और साथ ही इन्होंने इटाली और जर्मनी यह घूमे और देखे। 1873 में ये अपनी फैमिली के साथ वापस इंडिया आ गई, और उसके बाद 1877 में इनकी मौत हो गई। किसके कारण? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के कारण। इनका एक जो फेमस कलेक्शन है वो है एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें से जो हमारी पोएम है आर कैसोरियन ट्री ये ली गई है, जो कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी 1882 में। तो पोएम में जो तोरू दत्त है वो एक मेलनकॉलिक मूड में है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने भाई बहनों को याद करते हुए, क्योंकि जो उनके भाई बहन हैं वो उनसे पहले ही अर्ली एज में टीबी की वजह से ही मर गए थे। साथ ही जब वो कैलकाटा में रहती थी तब उनके गार्डन में एक ट्री था, कैसोरेना ट्री, जिसके नीचे वह सब खेला करते थे। तो अब जब वो बाहर हैं, विदेश में हैं, तब वो उस ट्री को याद करके और अपने भाई बहनों को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनके बारे में बता रही हैं। तो बेसिकली जो ये पोएम है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उनकी पास्ट मेमोरीज को लेकर के। और जो कैसोरिना ट्री है जो कि उनके गार्डन में खड़ा हुआ था, वह सेंट्रल फोकस है पोएम का। और साथ ही पोएम के थ्रू जो तोरू दत्त हैं वो एक मैसेज देती हैं कि कॉलोनियलिज्म के बारे में, कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा था इंडियन कल्चर के ऊपर, जब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने रूल किया था यहाँ इंडिया में लोगों के ऊपर। साथ ही अगर पोएम की स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरी पोएम में 55 लाइन्स हैं, जिन्हें 5 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। हर स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स हैं हर स्टेंजा में वो ऑक्टेव हैं, और जो लास्ट की 3 लाइनें हर स्टेंजा में वो टर्सेट है। टोटल 11 लाइन्स हो गई, ऊपर की 8 ऑक्टेव और जो नीचे की 3 है वो टर्सेट। अब पोएम शुरू करते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड। तो अब यहाँ पर शुरू में ही सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, कि जैसे ह्यूज पाइथन, एक बड़ा अजगर, अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसी तरह क्रीपर्स ने यानी कि लताओं ने जकड़ा हुआ है, विंडिंग यानी लपेट के रखा है, किसको? कैसोरेना ट्री को, राउंड एंड राउंड, गोल गोल कैसोरेना जो ट्री है उसे लपेटा हुआ है। द रग्ड ट्रंक, और
उसको लपेटने के कारण, उसको इतनी टाइट से उन लताओं ने लपेटा हुआ है ट्री को कि जो उसके ट्रंक तने हैं वो रग्ड यानी खुरदुरे हो गए हैं, रफ हो गए हैं। इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, और उस पर क्या लग गए हैं, इंडेंटेड यानी कभी ना हटने वाले डीप गहरे स्कार्स, दाग लग गए हैं। किस पर, जो कैसुरिना ट्री है उसके ट्रंक तनों पर। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। अब जो पोइट है वे कह रही हैं कि जो हमारे गार्डन में कैसुरिना ट्री लगा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, इतना ऊंचा कि वो स्टार्स को छू रहा था। समित यानी उसकी जो हाइट थी ना, हाइट तक सबसे ऊपर। तो यहाँ पर हाइपरबोली का यूज़ कर रही है क्योंकि कोई भी पेड़ इतना लंबा नहीं होता कि वो तारों को छू जाए। तो वे कह रही हैं कि वे पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा था। अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड। एम्ब्रेसेस यानी हक करना, किसी चीज़ को गले लगाना, और बाउंड यानी बांधना। तो जो क्रीपर थी ना, लता थी, उसने ऐसा मानो कि जो लता थी उसने बांधा हुआ था पेड़ को, यानी कि हक किया हुआ था बहुत ज़ोर से कैसुरिना ट्री को। किसने, लता ने। नो अदर ट्री कुड लिव। अब वो आगे कह रही हैं कि अगर कोई दूसरा पेड़ होता ना कैसुरिना ट्री की जगह, तो वो तो अब तक जी भी नहीं पाता। इतनी ज़ोर से क्रीपर जो लता थी उसने हक किया हुआ था किसे, कैसुरिना ट्री को। बट गैलेंटली, गैलेंटली यानी बहादुरी से, ब्रेवरी से, द जाइंट वियर्स द स्कार्फ। जो विशाल कैसुरिना ट्री था ना, उसने बिल्कुल स्कार्फ की तरह, स्कार्फ को यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की तरह यूज़ किया है कि जैसे कोई इंसान एक स्कार्फ को लपेट लेता है, उसी प्रकार कैसुरिना ट्री ने बड़ी बहादुरी से उन क्रीपर्स को लपेटा हुआ था। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स यानी गुच्छों में, ऑल द बाउज अमंग। और जो क्रीपर्स की ब्रांचेस पर जो रेड कलर के, क्रिम्सन यानी रेड और पिंकिश कलर के जो क्लस्टर्स, फूलों के गुच्छे थे ना, वह भी सभी ओर फैले हुए थे और उन्होंने कैसुरिना ट्री को पूरी तरीके से ढका हुआ था। वेयर ऑन, वेयर ऑन मानी जहाँ, ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, जहाँ पर सारा दिन चिड़िया और जो बी होती थी वह आती जाती रहती थी, गैदर्ड इकट्ठा हुआ करती थी। एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट यानी ऑफन, अक्सर। एट नाइट्स, जहाँ पर अक्सर रात को, द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। मतलब जहाँ पर रात को एक बहुत ही स्वीट यानी मधुर सॉन्ग, गाने की आवाज़ आया करती थी जिसका कोई भी मुकाबला नहीं था। ओवरफ्लोज यानी उस आवाज़ से जो पूरा गार्डन था वो महक उठता था, भर जाता था। संग डार्कलिंग, डार्कलिंग यहाँ पर दो मीनिंग है। डार्कलिंग एक कीड़ा भी होता है, डार्कलिंग बीटल, और अंधेरे में। फ्रॉम आर ट्री वाइल मैन रिस्पॉन्स, और जो हमारा पेड़ था ना कैसुरिना ट्री, उसमें अंधेरे में एक डार्कलिंग जो बीटल कीड़ा था वह संग, आवाज़ करता था ना, तो ऐसा लगता था कि वह गाना गा रहा है। वाइल मैन रिस्पॉन्स, और वह ऐसा कब करता था, जब जो लोग थे वह स्लीप, सो रहे होते थे या फिर रेस्ट कर रहे होते थे। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें राइम स्कीम क्या रहेगी, ABBA, CDDC और EEE। मतलब जो ऑक्टेव है 8 लाइंस उसमें सेम रहेगी, और जो मैंने आपको बताया टर्सिट उसमें EEE एक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए जो राइम स्कीम है वो सेम बैठ रही है, ओवरफ्लोज, क्लोज और रिपोज। तो ऐसे ही बाकी के पांचों स्टेंजा में यही रहेगी राइम स्कीम। अब सेकंड स्टेंजा पर चलते हैं। व्हेन फर्स्ट माय केसमेंट, केसमेंट यानी विंडो, इज वाइड ओपन थ्रोन एट डाउन, जब मैं, जो मेरी विंडो थी, खिड़की थी, उसे पूरी तरीके से खोल देती थी। एट डाउन यानी भोर में, यानी कि जब रोशनी होती थी बट सनसेट नहीं हुआ होता था, तब मैं खोल देती थी। तो माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो जो मेरी आंखें थी वह सुबह के इस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। Sometimes and most in winter, on its crest a grey baboon sits statue like alone। अब वे कह रही हैं कि और ऐसे टाइम में मैं अक्सर, और मोस्टली कब, विंटर में, जो कैसुरेना ट्री था उस पर जाकर टिक जाती थी, बैठ जाती थी। और तभी मैं क्या देखती थी कि हमेशा वहाँ पर उसके क्रेस्ट यानी टॉप पर एक ग्रे कलर का बबून यानी मंकी
एक स्टैचू की तरह लाइक आया है यहाँ पे, सिमिली है, फिगर ऑफ स्पीच। जो मंकी है उसे किससे कंपेयर किया गया है? स्टैचू से। एक बिल्कुल बुद्ध की तरह, मतलब जो पुतला होता है उसकी तरह कहाँ बैठा रहता था? कैसोलिना ट्री के टॉप पर, लाइक अलोन, अकेले, वॉचिंग द सनराइज। और वो बैठकर क्या देखता था? सनराइज को देखता था, वो सूरज उगते देखता था। वाइल ऑन लोअर बाउज, जबकि जो पेड़ के नीचे ब्रांचेस होती हैं वहां पर, हिज प्यूनी यानी कमजोर, ऑफ स्प्रिंग छोटे, लीप कूद कूदना, लीप का मतलब अबाउट एंड प्ले। और जो कैसोलिना ट्री की ब्रांचेस नीचे जो उसकी ब्रांचेस थी वहां पर जो छोटे और कमजोर बच्चे थे ना, वह खेला करते थे और कूदा करते थे। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, हेल यानी अनाउंस करना अबाउट समथिंग स्पेशल। तो कोकिला यानी कोयल जो थी ना, दूर और पास से सब जगह से आवाज आती थी, मानो जो कोयल है वह क्या कर रही हो? लोगों को सुबह होने का संदेश दे रही हो और साथ ही वह पॉजिटिविटी फैला रही हो। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आर स्लीपी काउज। अब क्योंकि सुबह का टाइम होता था तो जो गाय होती थी वो भी थोड़ी स्लीपी होती थी, मतलब नींद में, तो वह भी धीरे धीरे जाती थी। वेंड माने जाना, कहाँ पर? पास्चर यानी ग्रासलैंड की तरफ जाती थी। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाय दैट होवर ट्री, होवर यानी ग्रेश वाइट कलर था उस कैसोरिना ट्री के, उसके बगल में एक बड़ी पानी की टंकी थी जिसमें कैसोरिना ट्री की परछाई पड़ती थी। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, और उस टैंक में पेड़ की छाया के तले ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और वास्ट, बड़े बड़े वाटर लिलीज होते थे। द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इनमेंस्ड। और वह जो लिलीज थे ना, वो ऐसे लगते थे मानो कि स्नो को इकट्ठा कर दिया हो। यहाँ पर भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि जो वाटर लिलीज है उन्हें किससे कंपेयर किया गया है? स्नो को इकट्ठा करने से। साथ ही स्प्रिंग का मतलब खिलने और बदलते हुए सीजन से है। इन दोनों ही स्टेंजास के थ्रू जो पोयम तोरुदत्त है वह कहना चाहती हैं कोलोनियलिज्म के इम्पैक्ट के प्रभाव के बारे में इंडियन कल्चर पर। वे कहती हैं कि अंग्रेज़ों ने हम पर कितना ज़्यादा रूल किया था। एक जगह आपको अगर याद है, वे कहती हैं कि अगर कोई दूसरा ट्री होता तो वह मर जाता। तो वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हैं अगर कोई दूसरा कल्चर होता हमारे कल्चर की बजाय, अगर उस पर इतने टाइम तक रूल किया जाता तो वह तो अब तक खत्म मतलब हो जाता, लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है वह बिल्कुल डटकर अंग्रेज़ों के सामने खड़ा रहा और उसने उससे आज़ादी भी पाई। साथ ही दूसरे स्टेंजा में भी कहती हैं कि कल्चर के बारे में बताया है उन्होंने इसमें भी कि सुबह 4 बजे उठ जाना और नहा धोकर सनराइज का इंतज़ार करना, यह इंडियन कल्चर में ही है। और साथ ही जो कोयल और काउज हैं वो रूरल इंडिया का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। साथ ही जो तोरू दत्ते हुए बताती हैं कि अगर फर्स्ट स्टेंजा में इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन इंडियन कल्चर ऐसे इंटरप्रेट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड मेटाफर को इस पूरे स्टेंजा में यूज़ किया गया है। क्रीपर को यानी कि लताओं को कंपेयर किया गया है ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से, और जो वो ट्री है कैसोलिना ट्री उसको कंपेयर किया गया है इंडिया और उसके कल्चर से। अब थर्ड स्टेंजा की तरफ जाते हैं हम अपने पर। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज़ द कैसोलिना टू माई सोल, कि जो कैसोलिना ट्री इतना मजबूत था, बड़ा था, विशाल था, या उसकी भव्यता के कारण जो वो ट्री है वो मेरी आत्मा के इतना करीब नहीं है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स में रोल, लेकिन वो मेरे सोल, मेरी आत्मा के इतना करीब क्यों है? क्योंकि बीनीथ इट, उसके नीचे, वी यानी मैं और मेरे सिबलिंग्स, मतलब मैं और मेरे भाई बहन, वह खुद और उनसे जो बड़े भाई थे उनका नाम था अब्जू दत्त और उनकी जो सिस्टर थी उनका नाम था अरुदत्त, हम तीनों खेला करते थे। 2 ईयर्स में रोल, हाँ अब कितने भी जो साल हैं वो चाहे क्यों ना बीत गए हों, वो स्वीट कंपेनियंस, अब वो यहाँ पर अपने सिबलिंग्स को याद कर रही हैं, उन्हें डिनोट करते हुए कह रही हैं लव्ड विद लव इंटेंस, मैं तो तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ आज भी, और उस कैसोलिना ट्री से भी बहुत प्यार करती हूँ, फॉर योर स्लेक्स, और तुम्हारी ही खातिर, यानी अपने भाई बहन के खातिर, शैल द ट्री बी एवर डियर, जो कैसोलिना ट्री है वो मेरे लिए इतना प्रिय हो गया है। ब्लेंट विद योर इमेजेस, यानी कि
जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ यानी कि तुम्हारी यादों के साथ ब्लेंड मिक्स होकर के ये जो कैसुरेना ट्री है यह मुझे याद आ जाता है। इट शैल अराइज इन मेमोरी, और इसकी जो यादें हैं ये मेरे दिमाग में उठने लगती हैं। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, और इन सब चीज़ों को याद करके जो मेरा मन है वो भारी हो जाता है और मेरे आंसू आ जाते हैं, जिनकी वजह से मैं रोने लगती हूँ और मैं अंधी सी होने लगती हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, जो मेरी आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। What is that dirge like murmur that I hear? Like the sea breaking on a shingle beach? डर्ज यानी शोक मनाना, लेमेंट। तो वे कह रही हैं कि यह कैसा शोक मनाने वाला एक मरमर यानी सॉन्ग या आवाज़ है, दैट आई हियर, जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे कैसी लग रही है, जैसे जो समुद्र की लहरें हैं वह समुद्र के तट पर जो पड़े हुए शिंगल चट्टान और बड़े बड़े पत्थर हैं उनसे जाकर टकरा रही हो। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट एंड एरी स्पीच, यह मुझे लगता है जो मेरा कैसुरिना ट्री था गार्डन में उसकी लेमेंट शोक मनाने वाली आवाज़ है, एंड एरी स्पीच एक स्ट्रेंज अजनबी सी साउंड है, दैट हैप्पीली, जो शायद टू द अननोन लैंड में रीच, जो शायद आ गई है उस ट्री की साउंड जो यहाँ तक अननोन लैंड, जब वो फ्रांस, इटली या यूरोप में कोई दूसरी जगह पर थी जहाँ पर उन्होंने ये पोयम लिखी, वहाँ तक मेरे पास आ गई है। आगे वे कहती हैं, अननोन यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, कि मैं जानती हूँ कि जो कैसुरेना ट्री है उसे इस अननोन लैंड जो यहाँ ये वाली जगह है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन जो आई ऑफ फेथ, लेकिन मेरी आंखों को फिर भी भरोसा है कि जैसे मैं कैसुरेना ट्री को याद करती हूँ वैसे ही कैसुरेना जो ट्री है वह भी हमें याद करता होगा। आई हैव हियर्ड दैट वेल फार, मुझे इतनी दूर इस अननोन लैंड पर भी जो कैसुरिना ट्री है उसके विलाप करने की जो आवाज़ है वो इतनी दूर तक भी सुनाई देती है कि वह हमें याद करता होगा। फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स, कहाँ पर, इतनी दूर यहाँ अनजानी ज़मीन पर, बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, when slumbered in this cave the water wreath and the waves gently kissed the classic shore of France और इटली। अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो फ्रांस और इटली इतनी दूर अलग अनजान जो लैंड ज़मीन है वहाँ पर बे यानी खाड़ी में, समुद्र तट पर जब भी जो समुद्र की लहरें हैं वे किस्ड यानी कहाँ आकर टकराती थी, समुद्र के तट को, पत्थरों को, तो क्या होता था जो केव यानी गुफाओं में कहीं दबी हुई जो मेरी स्लम्बर्ड सोई हुई जो मेरी यादें हैं, किसके बारे में, कैसुरिना ट्री और मेरे भाई बहनों के बारे में, वो रेत एक घोस्ट भूत या शेडो परछाई की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी और मुझे परेशान किया करती थी, मुझे तुम सब लोगों की याद आया करती थी। कहाँ पर, फ्रांस और इटली में। बीनीथ द मून व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून, यहाँ पर है ना वो एक नाइट का जो पूरा मतलब एक दृश्य होता है मनमोहक चित्रण उसे बता रही हैं कि, और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा कब याद किया करती थी कि समुद्र तटों और जो चांद है वो निकला हुआ हो, साथ ही एक म्यूज़िक चल रहा हो और जो अर्थ है उस पर तारे चमक रहे हो। तो ये जो नज़ारा था ना इसको देखकर कोई कोई भी मदहोश, ट्रांस्ड यानी मदहोश हो जाता था, इन अ ड्रीमलेस सून यानी इसको देखकर कोई भी एक्साइटेड हो सकता था। इस टाइम पे मैं तुम्हें और कैसुरिना ट्री को बहुत ज़्यादा याद करती थी, तुम्हें यानी अपने सिबलिंग्स को। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर माई इनर विजन रोज ऑफ फॉर्म सबलाइम, सबलाइम यानी हाई क्वालिटी का, कि कहीं पर भी कोई भी अच्छा सा म्यूजिक उठे ना तो उससे पहले मेरे अंतर्मन में एक उससे भी अच्छा हाई क्वालिटी का म्यूज़िक बजता था, और वो म्यूज़िक क्या होता था, अपने भाई बहन यानी अपने सिबलिंग्स और उस कैसुरिना ट्री की यादों का म्यूज़िक। दाई फॉर्म, अब ये वो यहाँ पर कैसुरिना ट्री को एड्रेस कर रही हैं कि तुम्हारा पूरा चित्रण, ओ ट्री ओ कैसुरिना ट्री, तुम्हारा पूरा चित्रण एज इन माई हैप्पी प्राइम, मतलब मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले पल, मेरा चाइल्डहुड, जब मैं यंग थी तो मैंने यहाँ पर आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, क्लाइम यानी क्लाइमेट, जब मैं कैलकाटा में थी, यंग थी, अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी
तो मैंने तुम्हें उस टाइम पर देखा जो मेरी खुशी के सबसे ज़्यादा अच्छे पल थे मेरी पूरी लाइफ के, उनको तुम्हारे साथ जिया। और यही सोच सोच कर आज मैं इन डिस्टेंट लैंड्स में, इन अनजान जगहों में तुम्हें और अपने सिबलिंग्स को याद करती हूँ। Therefore I fain would consecrate a lay। तो therefore यानी इसीलिए, आई फेन यानी डेडिकेट करना, अ ले मानी पोएम को। तो मैं चाहती हूँ खुशी खुशी इस पोएम को डेडिकेट करना, किसे? अपने उन सिबलिंग्स को जो कि अब नहीं रहे, मर गए हैं। अनटू दाई ऑनर यानी टू योर ऑनर, किसकी शान में? मेरे सिबलिंग्स की शान में इस पोएम को डेडिकेट करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। ट्री बिलव्ड ऑफ दूज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप। अब वो ट्री को डिनोट करके कह रही है कि कैसोना ट्री, तुम उनके भी प्यारे थे या हो जो अब पूरी तरीके से सो चुके हैं, यानी कि अब नहीं रहे। फॉर आई यानी हाँ, रिपोज उन लोगों की भी जो मर गए हैं, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनकी भी एक स्पेशल जगह है, प्लेस है, डियरर देन लाइफ टू मी। यानी कि हाँ, ये भी सच है कि जो मेरे सिबलिंग्स जो कि मर गए हैं उनकी भी मेरी ज़िंदगी में एक बहुत खास जगह है। अलास, अलास हम कब कहते हैं? जब हम किसी दुखी बात को कहने जा रहे होते हैं उससे पहले कहते हैं वर्दे, क्या वह भी जो मर गए हैं, मे यू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, मुझे याद करेंगे जब मैं, जो मेरी ज़िंदगी की गिनती है वह पूरी हो जाएगी, क्या तब भी वह मुझे याद करेंगे। अब वे चाहती हैं, एक कामना कर रही हैं कि जो कैसरीना ट्री तुम हो, बी नंबर्ड गिने जाओ, विद डेथलेस ट्रीज, उन अमर पेड़ों में तुम भी गिने जाओ, लाइक दूज इन बोरोडेल। बोरोडेल एक जगह है इंग्लैंड में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स के थ्रू इन्हें इमॉर्टल बन कर दिया है ट्रीज़ को। तो वे कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि कैसरीना ट्री तुम भी बोरोडेल ट्री की तरह ही बिल्कुल अमर पेड़ों में गिने जाओ, अंडर हुज अ फुल ब्रांचेस लिंगर्ड, जिसकी जो ब्रांचेस है ना, उसके उसके आगे जो मौत है वह भी लिंगर्ड यानी ठहर गई है। पेल, फियर, ट्रेम्बलिंग होप यानी निराशा। तो ये जो लाइन जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, ये शायद वर्ड्सवर्थ की पोएम से ड्राइव्ड या ली गई हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जैसे जो अमर पेड़ हैं उन सभी ने इन नेगेटिव फीलिंग्स को हरा दिया है, तुम भी इन सभी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उन्हें हरा कर इन अमर पेड़ों की गिनती में आ जाओगे, जिन्होंने डर को, निराशा को, मृत्यु को, टाइम और शेडो इन सबको हरा दिया है। एंड दो वीक द वर्ड्स दैट वुड योर ब्यूटी फेन, फेन माने प्लेजर, कि हो सकता है कि तुम्हारे प्लेजर को बयां करने में, बताने में जो मेरे नरेशन है, रिहर्स यानी नरेशन है, वह वीक एंड वर्स कमज़ोर पड़ रही हो। मे लव डिफेंड यू फ्रॉम ओविलियन कर्स, ओब्लिवियन यानी फॉरगेटफुलनेस यानी कि अमर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा प्रेम है वह तुम्हें बना दे अमर। और जैसा हुआ भी, जो उनकी पोएम थी या जो उनका लव था अपने सिबलिंग्स और ट्री के लिए, उन्होंने अमर बना दिया आज कैसरीना ट्री को। तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन पोएम समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।